नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शेषलता यादव और अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। अलवर जिले में लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही है, जिससे यहां के पहाड़ अपना वजूद खोते जा रहे हैं। हालात यह है कि यहाँ कुछ पहाड़ियों के तो केवल नाम निशान ही मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के संरक्षण में नेताओं की सरपरस्ती में अवैध खनन माफिया बेरोक टोक पहाड़ों को छलनी कर रहे हैं। इस संबंध में अनेकों बार खान विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन स्टाफ कम होने के कारण वह भी कार्रवाई करने में असहाय महसूस करता है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के ग्राम जटियाना की बात करें तो केवल जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ के पहाड़ लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी यहां अवैध खनन पर कोई पाबंदी नहीं लग पा रही है। इसका प्रमुख कारण यह माना जा रहा है कि उस पहाड़ के चारों तरफ ग्रामीण बसे हुए हैं और उन्हीं घरों में से पहाड़ पर जाने के रास्ते हैं। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो अवैध खनन में जुड़े वाहनों को अपने घरों में खड़ा कर देते हैं, जिससे खान विभाग भी कोई कार्रवाई करने में बेबस दिखाई देता है। हालात यह है कि अब खान विभाग को होमगार्ड के जवान लगाने पड़े हैं, जिससे अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। हालांकि वैध और अवैध रूप से हो रहे खनन राजस्थान सरकार की तिजोरी भरने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि खान विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाइयों से लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े बताते हैं। अब तक पिछले वर्ष खान विभाग ने 343 अवैध खनन की कार्रवाई की, जिसमें इतने ही वाहन जब्त किए गए, 149 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 112 जनों को गिरफ्तार किया गया। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पहाड़ों का होना आवश्यक है, लेकिन जटियाना गांव में अवैध खनन के कारण यहाँ का पहाड़ लगभग आधे से अधिक समाप्त हो गया है। पुराणों के अनुसार पहाड़ों में प्राकृतिक वनस्पति और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन अवैध खनन माफियाओं द्वारा अरावली पर्वतमाला सहित छोटे बड़े पहाड़ों का सीना छलनी कर इनका वजूद मिटाया जा रहा है, जो आने वाले समय में बहुत ही घातक सिद्ध होगा। यहाँ तक कि अवैध खनन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश भी हैं, लेकिन अफसरों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देता है। चैनल खबर तक में खबर प्रकाशित होने के बाद आखिरकार खान विभाग को यहां पर फोर्स लगानी पड़ी है। भविष्य में अगर इन पहाड़ों को बचाना है तो पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं को इस काम के लिए आगे आना पड़ेगा, वरना राजनीतिक संरक्षण में बेलगाम हुए माफियाओं के आगे अवैध खनन को रोकना बड़ा ही मुश्किल होगा। अलवर के खनिज अभियंता राजेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध खनन की शिकायतें मिलती हैं और उन शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। गत दिनों भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी 2-3 बार कार्रवाई की गई है। समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जटियाना गांव में अवैध खनन को लेकर उन्होंने बताया कि पहाड़ी के चारों तरफ गांव बसा हुआ है। लोग अवैध खनन का प्रयास करते हैं, घरों के अंदर से होकर ही रास्ते हैं। जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उन वाहनों को अपने घरों में खड़ा कर देते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल 343 मामलों में अवैध खनन पर कार्रवाई हुई है, वहीं इतने ही वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 149 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खनन माफियाओं से करोड़ों रुपए की पेनल्टी वसूल की गई है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष 110 करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि खान विभाग ने 119 करोड़ 22 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया। अलवर खान विभाग के क्षेत्राधिकार में प्रमुख रूप से खनिज मार्बल, मैसनरी स्टोन, सिलिका सैंड, लाइमस्टोन, चार्ट आयरन, डोलोमाइट, फायर क्ले, सॉफ्ट स्टोन आदि के 317 खनन पट्टे प्रभावशील हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मैसनरी स्टोन के 160 खनन पट्टे हैं, जबकि मार्बल के 134 खनन पट्टे हैं। लाइम स्टोन, ग्रेनाइट, सॉफ्ट स्टोन एवं अन्य के 23 खनन पट्टे हैं। इसके अलावा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के चारों ओर प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण खनिज विभाग कार्यालय क्षेत्राधिकार में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर में वर्तमान में कुल 148 खनन पट्टे प्रभावशील हैं, जिनमें से वर्तमान में राजस्थान राज्य नियंत्रण मंडल द्वारा 65 खनन पट्टों में ही कंसेंट टू ऑपरेट प्राप्त होने से खनन कार्य चालू है एवं शेष 83 खनन पट्टों में खनन कार्य बंद है। इस जटियाना में अवैध खनन की शिकायतें आई, जो उसके परिप्रेक्ष्य हमने कार्रवाई भी की हैं और पिछले कल ही हमने एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली को जब्त करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया और मुकदमा दर्ज कराया। इससे पहले भी 2 बार पिछले संडे को ही मुकदमा दर्ज कराया हमने अवैध खनन के विरुद्ध, और इससे पहले भी समय समय पर कई बार इस क्षेत्र में अवैध खनन करने पर उनके विरुद्ध FIR और नियमानुसार कार्रवाई की गई। क्या मुख्य कारण मानते हैं कि वहाँ पर लगातार कार्रवाइयाँ करने के बावजूद भी अवैध खनन की शिकायतें आती हैं? और गांव के चारों तरफ पहाड़ी और गांव के सराउंडिंग के अंदर ही वो बसे हुए हैं, घरों के अंदर से रास्ते हैं, तो गांव के लोग वहीं आसपास में ही पहाड़ी के चारों तरफ बसे हुए हैं, तो उसकी वजह से वहाँ
पास में पहाड़ी होने की वजह से लोग वहाँ प्रयास करते हैं अवैध खनन करने का। क्या वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ की गई है अभी फिलहाल? अभी एक बार समय समय बॉर्डर होम गार्ड को भी हमने वहाँ तैनात किया है और हम भी समय समय पर लगातार हम जांच करते रहेंगे। कार्रवाइयाँ हुई हैं या पिछले वर्ष में हमने 343 प्रकरणों के अवैध खनन और निर्गुण के प्रकरणों में कार्रवाई की है, जिसमें 149 FIR भी दर्ज कराई हैं और करीब 228 लाख रुपए की पेनल्टी भी वसूल की गई है। तो क्या तुलनात्मक आ रहा है और वर्षों की तुलना में? पिछले वर्षों से ज़्यादा कार्रवाई की हमने, पिछले वर्षों से ज़्यादा कार्रवाई की है। इसमें कितना राजस्व लक्ष्य रखा गया था सरकार की ओर से और कितना अर्जित किया डिपार्टमेंट की तरफ से? इस गत वित्तीय वर्ष में 110 करोड़ का वित्तीय लक्ष्य था और उसके विरुद्ध हमने 119.22 करोड़ का वित्तीय लक्ष्य हासिल किया है, प्राप्त किया है। माइनिंग को लेकर लगातार जो कार्रवाई चलती है उसमें राजस्व में बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी है। ना वो राजस्व है तो पेनल्टी लगाते हैं तो राजस्व एकत्रित होता ही है, तो राजस्व के अंदर बढ़ोतरी में इसकी सहायता मिलती है। मूल सवाल है कि आपने FIR काफ़ी सारी दर्ज कराई है, प्रकरण दर्ज कराने के बाद कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं अब तक और कितनों में चालान पेश हो चुका है? वो करीबन 112 लोग के आसपास गिरफ्तार हुए हैं। चालान का तो एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं है, मैं आपको अभी स्ट्राइक पे हैं कर्मचारी। पुलिस कार्रवाई कितने दिनों में हो जाती है आप प्रकरण दर्ज कराते हैं तो? करीब 2-3 महीने के अंदर तो कोर्ट में चालान पेश हो जाता है। अभी तक कितने वाहनों की संख्या कोई आई है सामने बंद कराए जब्त किए? वाहन तो ये तो 343 प्रकरण है, तो लगभग 343 के आसपास व्हीकल जब्त किए हमने। अलवर में सोशल मीडिया पर एक साइकिल चोरी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक दुकान पर आता है और चंद मिनटों में साइकिल पर हाथ साफ कर फरार हो जाता है। साइकिल चोरी का वीडियो दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। मुस्कान जूस सेंटर के मालिक साहिल अनीजा ने बताया कि दुकान के बाहर साइकिल खड़ी थी, एक युवक आया, वह साइकिल के पास खड़ा रहा और मौका लगते ही साइकिल लेकर फरार हो गया। साइकिल चोरी होने का यह पहला मामला है, लेकिन व्यस्त बाजार में इस तरह की साइकिल चोरी होने की घटना विचारणीय है। हालांकि शुरू में साइकिल चोरी होने का पता नहीं चला, लेकिन जब दुकान में लगे CCTV कैमरे देखे तब जाकर पूरी घटना पता चली। मैं साहिल अनीजा, मुस्कान जूस सेंटर, अशोका टाइम। दुकान का लड़का लंच करने गया हुआ था मेरी साइकिल लेके, वो आया है और अंदर आया, हम अपने काम में बिजी थे। एक काम के लिए मैंने उसको भेजा तो बाहर देखा साइकिल गायब थी। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर में साइकिल गायब हो गई। ऐसी घटना पहले तो कभी नहीं हुई है, ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। और बाकी मुझे बहुत दुख है कि ये मतलब साइकिल तक गायब होने लगी है, किसी की साइकिल भी सुरक्षित नहीं है। ये पूरी घटना हमारे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। चुनाव में कुल 1787 में से 1452 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान सुबह 8 से शाम 4 बजे तक चला। इसके बाद 5 से CCTV कैमरे की निगरानी में मतगणना शुरू हुई, जो देर रात तक चली। रात्रि 11 बजे के बाद सबसे पहले कार्यकारिणी सदस्यों का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें योगेश, रिपु दमन, सौरभ गौतम और सानिया कार्यकारिणी सदस्य बने। इसके बाद अध्यक्ष पद पर राकेश शर्मा बिट्टू, उपाध्यक्ष पर नवल शर्मा, सचिव पद पर रवि शर्मा, पुस्तकालय सचिव दीपक शर्मा और कार्यकारिणी पद पर सौरभ शर्मा विजयी घोषित हुए। विजयी प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान कोर्ट परिसर में देर रात तक काफी भीड़ और गहमागहमी रही। मेरा ये चुनाव मेरे सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, मेरे साथी अधिवक्ता और मेरे जो जूनियर हैं उन सभी का सहयोग रहा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मेरा एक प्रथम लक्ष्य यही है कि हम मिनी सचिवालय में जब भी जाएंगे सर्वप्रथम वकीलों की व्यवस्था पूर्ण रूप से बैठने के लिए, उसी के लिए मेरा प्रथम कदम होगा। इसके अलावा और कोई कार्य होगा जो भी सभी की राय से पूर्ण किया जाएगा। जिन्होंने मुझे 7 बार मुझे इस बार का अध्यक्ष बनाया, मैं सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज के बाद जो कोर्ट परिसर में ये कोर्ट प्रणाली कोर्ट पूरा करो वो खत्म, न्याय होना चाहिए। सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, वहीं मौत की खबर लगते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। दरअसल अलवर के MIA औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में रात की ड्यूटी कर सुबह घर लौटते समय कार चालक ने सामने से बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी।
जिससे 20 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके चचेरे भाई को चोट भी नहीं आई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक के चचेरे भाई राहुल ने बताया वह अपने भाई प्रदीप कुमार जाटव के साथ फैक्ट्री में काम कर बाइक से गांव चौरोटी पहाड़ जा रहा था। रास्ते में सामने से रोंग साइड में आ रही इको कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चला रहे प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदीप को अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं राहुल के हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। दुर्घटना कारित करने के बाद कार चालक कार सहित मौके से फरार हो गया। अब पुलिस द्वारा कार चालक का पता लगाने के लिए रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मैं घर जा रहा था। कहाँ के रहने वाले? चौरोटी पहाड़ के। कहाँ गए थे? हम कंपनी गए थे। कौन सी? फ्रूटी। तो फिर? हाँ, फिर जब आ रहे थे तो गाड़ी रॉन्ग साइड में जा रही थी तो टक्कर देती। कौन कौन था गाड़ी पे? गाड़ी में सवारी बैठी थी कहीं। नहीं, आप कौन कौन थे? मैं और भाई था। तो फिर सामने से मारी टक्कर? हाँ, सामने से मारी थी। क्या नाम उसका? प्रदीप। और तुम्हारा? राहुल। तो अभी यहाँ पे कौन लेकर आया आपको? वही यहाँ पे तो भाई चाचा और पापा लेते। वो मौके पर ही हो गया था कि लगने के बाद हुआ? क्या वो एक्सपायर हो गया? एक्सपायर हो गया उनकी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहीद स्मारक के सामने पुराने सूचना केंद्र में मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए मार्ग, उनके आदर्शों, सिद्धांतों और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने की बात रखी। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली सहित कांग्रेस पदाधिकारियों और सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मंत्री जूली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आज़ादी दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्हीं के प्रयासों से आज हम खुली हवा एवं स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने भारत के पूर्व कई अधिनियम बनाने एवं भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किया, जिसके कारण भारत को आज़ादी मिली। बच्चों से उन्हें विशेष प्रेम था, जिसके चलते उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में चाचा नेहरू को याद किया जाता है। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सत सत नमन करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें देश की एक नई दिशा दी, पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए और आधुनिक भारत का निर्माण किया। आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 10 साल से अधिक जेलों के अंदर रहे, अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम की, और आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। बच्चों से उनको विशेष प्रेम था, बच्चों उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे, और पूरे दुनिया के अंदर आज भी पंडित नेहरू जी को याद किया जाता है। आज भारत रत्न, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। हम समस्त जिला कांग्रेस कमेटी के लोग पंडित जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और जो त्याग, तपस्या और बलिदान उन्होंने देश के लिए किया, उसके लिए उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा बताते हैं कि नेहरू जी ने अपनी 98% से ज़्यादा प्रॉपर्टी इस देश को दान कर दी थी। उसी एम्स, IIM जितने भी इस देश में हैं, ये पंडित नेहरू जी की देन है। आज लोग 9 साल से सत्ता पर काबिज है, और उनके मन से हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यही नहीं निकल रहा, देश के विकास की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से केंद्र में सत्ता में बैठे माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि देश में आपसी भाईचारा कायम करें, देश में विकास की बात करें, और भाई से भाई को लड़ाने का काम छोड़ें। और अगर कोई दिक्कत है तो पंडित जी की जीवनी को पढ़े, किस तरीके से उन्होंने देश में अमन चैन भाईचारा कायम करते हुए छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए लोग उनको चाचा नेहरू कहते थे। तिजारा थाना क्षेत्र अंतर्गत असलीमपुर गांव में खेत के अंदर फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय दवाई मुंह में जाने से एक व्यक्ति अचेत हो गया। इसके बाद उसे परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया, जहां पर तिजारा थाना पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। मृतक के साले राजधारी यादव ने बताया कि असलीमपुर निवासी उसके जीजाजी जितेंद्र यादव खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे थे। इस दौरान तेज हवा चलने पर दवा उनके मुंह में चली गई, जिससे वह मौके पर ही अचेत हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र यादव है। कहाँ के रहने वाले? ये असलीमपुर का रहने वाले तिजारा। क्या हुआ था? ये खेत में स्प्रे कर रहे थे टिंडों पे, तो उसको पानी पी लिया इसने।
क्या कीटनाशक? कीटनाशक दवाई। अच्छा, किस चीज़ की छिड़काव कर रहे थे? टिंडों के लिए, कीड़ों के लिए। मोनो। कब की बात है ये कल 4 बजे की बात है शाम को। उसके बाद क्या चेत हो गए, क्या हुआ? उसके बाद में झाग आने लगे इसके मुंह में, फिर इसको हम तिजारे लेके आए। उसके बाद में हरीश हॉस्पिटल में दिखाया। हरीश ने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। तो क्या करते थे ये जमींदारा करते थे कृषि। गांव कौन सा है? असलीमपुर तिजारा। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है। अच्छा, अनमैरिड थे? नहीं, मैरिड है। तो क्या कीटनाशक गया है मुंह में? क्या कीटनाशक गया मुंह। पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस मौके पर है ना। पुलिस पोस्टमार्टम करवा दिया। एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत अग्रसेन पुलिया के पास पैदल राहगीर को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें पैदल राहगीर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। अरुण कुमार ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के खमरिया जिले में जानाबाज का रहने वाला है, जो पिछले 6 सालों से अलवर में रहकर मजदूरी का कार्य करता है। बीती देर शाम वह मजदूरी कर वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में अग्रसेन पुलिया के पास बाइक सवार युवक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दुर्घटना में उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, वहीं बाइक चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। अरुण कुमार, जानाबाद, खमरिया जिला संजानपुर। तो उधर से मैं आ रहा था, इधर से जा रहे थे 2 मोटरसाइकिल वाला, तो उसने नशा में टक्कर मार दी। घटना कहाँ हुई है? ये अग्रसेन पुलिया के पास में। नाम क्या है आपका? अरुण कुमार। क्या काम करते हो आप? बेंदारी। शहर के नंगली कोता मोहल्ले में आमजन पेयजल समस्या से पिछले करीब 50 सालों से त्रस्त है, जिसे लेकर मोहल्ले वासियों ने राज्यपाल, सीएम सहित कई नेताओं को ईमेल करने सहित अनेक प्रयास किए, लेकिन लोगों के तमाम प्रयास फेल रहे। बस्ती के लोग पीने का पानी भी आसपास के क्षेत्रों से लाकर काम में ले रहे हैं। लोगों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में परिवाद पेश कर शिकायत दी। जिला कलेक्टर की जन सुनवाई से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से लेकर पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री जूली सहित तमाम राजनेताओं को भी ईमेल के जरिए समस्या के निराकरण की गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। नंगली मोहल्ला है और पानी के लिए घर घर डोलता है। यहाँ में होगा 51 साल होगा पानी, मीठा पानी आए तो खारा पानी आवे थोड़ा थोड़ा, और घर घर डोलता है। 48 बाढ़ है नंगली मोहल्ला। इधर उधर सल्ला बाल जो है चल कर फटकार लगे, न पीना को न नहाना को। कहाँ चला रहा है ये जवान जमान लिया, बूढ़ी बड़ी कहाँ मरे जाते हैं। कितने साल हो गए लगभग? 48 साल हो गई, कितने साल हो गए पानी नहीं आया हुआ ना। कहाँ लोगों से आपने बोला, नेताओं से कहा, कुछ नहीं हुआ? खूब सगड़े भगट वाला, खूब 5 तलाक पकड़ आया, कोई सुनाई ना कर रहा। नंगली मोहल्ला है, मस्जिद वाला एरिया है, और हमारे मीठे पानी को 51 साल हो गए, अभी तक नहीं आया। चक्कर देते हैं और सारे लीगल काम कर लिए, हाई कोर्ट हुआ है, लोक अदालत हुआ है, उपभोक्ता अदालत हुआ है, सब में ये चक्कर देते हैं। आज पानी आ जाएगा, कल आ जाएगा। पहले कह रहे थे तेजमंदी की टंकी से पानी देंगे, और तेजमंदी की टंकी पुरानी होगी, आज तक नहीं दिया पानी। और सबको मेल भेज दी हमने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। व्यवस्था तो रात भर भटकते रहते हैं, कभी किसी के से 4 बाल्टी भर के लाए, कभी किसी के से भर के लाए, ऐसे चलता है। क्या नाम है आपका? राजीव। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के मीनापुरा गांव में शनिवार सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद शव को बगड़ तिराहे थाना पुलिस ने जिला अस्पताल की मॉर्चरी में पहुंचाया, जहां पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बगड़ तिराहे थाने के सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि दौसा जिले के श्याम सिंहपुरा निवासी विनोद कुमार लंबे समय से अपने ससुराल मीनापुरा में रहकर खेती बाड़ी का कार्य करता था। विनोद सुबह बारिश के दौरान खेत में कार्य कर रहा था, तभी अचानक आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिर गई और वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसको परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। आज सुबह 7:15 बजे सूचना मिली कि मीनापुरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की जलकर के मौत हो गई है, जिसकी लाश का जीएच अलवर में पोस्टमार्टम करवाए जाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए। जिसका नाम विनोद कुमार सनोप श्री राम स्वरूप, जाति मीणा, निवासी श्याम सिंहपुरा, थाना कोलवा, जिला दौसा का रहने वाला है।
यहाँ पे क्या करता था ये? यहाँ पर इसकी ससुराल है मीणापुरा में, यहाँ खेती बाड़ी करता था। कितने दिनों से करता था यहाँ पर? ये करीब 2-3 साल से यहाँ खेती बाड़ी करना बता रहा है, यहाँ रह रहा है। घटना सुबह 7 बजे, 7:15 बजे, 7:15। आकाशीय बिजली गिरी है? आकाशीय बिजली से। थाना कौन सा लगता है? थाना बगड़ उतराया। क्या करता था मृतक? मृतक खेती बाड़ी का काम करता था। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चिड़वाई के समीप रूपारेल नदी के समीप लोगों को एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना चिड़वाई सरपंच सुरेश कुमार को दी गई, जिन्होंने तत्काल पुलिस थाना गोविंदगढ़ को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर एएसआई लाखन सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने 4-5 दिन पुराने शव को गोविंदगढ़ सीएचसी स्थित मोर्चरी में पहुंचाया और मृतक के पास से मिले बैग से नंबरों के आधार पर पहचान करने की कोशिश की गई, जिस पर मृतक की पहचान गोविंदपुरा निवासी महावीर पुत्र मूलचंद के रूप में हुई, जो कि मानकी स्थित क्रैशर पर काम करता था। मृतक के भाई छोटेलाल ने मामला दर्ज करवाया है, जिसमें बताया कि गोविंदपुरा निवासी उसका भाई महावीर 5 दिन पूर्व मानकी तहसील रामगढ़ में काम करने की कहकर गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। शुक्रवार शाम 4 बजे सलीम और सुंदरलाल ने सूचना दी कि उसका भाई महावीर चिड़वाई शमशान घाट के समीप मृत अवस्था में पुलिस को मिला है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर मृतक महावीर के शव के पास उसका बैग पड़ा हुआ था तथा उसके एक हाथ के नीचे उसका फोन दबा हुआ था और बैग में कपड़े, तेल, मंजन सहित अन्य सामान मिला था। मौके पर फॉरेंसिक जांच टीम बुलाई गई। टीम द्वारा घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई की गई। आज पुलिस को इतना मिली कि चिड़वई गांव के पास जो नदी क्षेत्र है वहां पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। आदि इतला पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मनव्रत अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचा। डेड बॉडी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, उसको वहां से मोर्चरी शिफ्ट किया गया है और उस मृतक की पहचान है फिलहाल चिड़वई गाँव के पास गोपालपुरा गांव के महावीर जाटो नाम से हुई है। अभी पोस्टमार्टम कराने के बाद तय होगा कि किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई है और परिजनों से रिपोर्ट प्राप्त करके आगामी कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिले का एकमात्र अस्पताल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल, जहां पूरा मेवात, भरतपुर, यूपी तक के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों जिले का यह अस्पताल खुद ही बीमार है। ऐसे में इन दिनों अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम हो चला है। जहां देखो वहीं गंदगी का आलम है। बारिश में कहीं वार्ड की छत टपक रही है तो कहीं बड़ी बड़ी घास और झाड़ियां उग रही हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है और सबसे गंभीर मसला पोस्टमार्टम कक्ष की तरफ बारिश में पानी भरने का है। बारिश का पानी पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर जमा होने से डॉक्टर और पोस्टमार्टम करवाने वाले परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जब स्ट्रेचर से डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कक्ष तक ले जाया जाता है तो पानी भरने के चलते रास्ते में स्ट्रेचर फंस जाती है। फिर ट्रॉली को धक्का मारकर पोस्टमार्टम कक्ष तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम कक्ष के सामने नाले की दीवार टूट चुकी है और नाला चौक है। बारिश आने पर नाले की गंदगी पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर जमा हो गई है और घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। इस मामले में जब अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर BS खत्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले को नर्सिंग अधीक्षक द्वारा दिखवा लिया गया है और जल्दी नगर विकास न्यास को पत्र लिखकर नाले की दीवार को बनवा दिया जाएगा। वहीं नाले की गंदगी के लिए नगर परिषद को पत्र लिखा जाएगा, जिससे बारिश का पानी पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर जमा नहीं हो सके। सर, इसके लिए हमने मेट्रन साहब के को निर्देशित किया है और उन्होंने भी नगर परिषद को नाला साफ करने के लिए कह दिया है और जो भी है UIT के द्वारा जो भी मतलब नाला ठीक होना है जो वो कराएंगे, तुरंत कराएंगे। सर, अभी यहाँ पर जो कचरा जो अपन पटकते हैं, कचरा डिपो के बाहर जो कचरा है वो भी फैल गया, चारों तरफ बाहर फैला हुआ, तो उसके लिए मैं बोर्ड मेट्रो साहब को निर्देशित करता हूँ। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्पिटल CMHO सुनील चौहान, डिप्टी कंट्रोलर BS खत्री, नर्सिंग अधीक्षक, सफाई कर्मचारी, ठेकेदार सहित अधिकारी मौजूद रहे। हॉस्पिटल PMO सुनील चौहान ने अस्पताल में निरीक्षण कर अस्पताल में हो रही खामियों को देखा और इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सुनील चौहान ने अस्पताल में बनने वाली नई मोर्चरी का निरीक्षण किया और उसमें होने वाले कार्य की समीक्षा कर ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर नाले की दीवार टूटने पर कहा कि जल्द ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर नाले की दीवार का निर्माण कराया जाएगा। बिल्कुल सही है कि आज सुबह से लेकर अभी तक हम अस्पताल के निरीक्षण पर थे
और उसमें बेसिकली जो छत टपक रही थी तो छतों को देखा कि कहाँ से टपक रही है, क्योंकि इसका काम जो है PWD कर रहा है, तो उसको इंटीमेट किया है कि आपने जो छत रिपेयर किया है वो टपक रही है, उसके बावजूद तो इसको दोबारा से देखा जाए और जहाँ भी कमियां हैं उसको ठीक किया जाए। और छतों की सफाई के लिए भी हमने मैट्रन और जो सुपरवाइज़र हैं उनको निर्देशित किया है कि सारी छतें जो हैं और नालियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिससे कि पानी कहीं भी नहीं रुके। और जो दीवारें हैं, दीवारों के पास भी जो झाड़ियाँ हैं उनको भी साफ़ सफाई करें, जिससे कि दीवारों के पास भी पानी अंदर नहीं जाए, जिससे दीवारें कमज़ोर नहीं हो या नींव कमज़ोर नहीं हो। इसी तरीके से हमने बायोमेडिकल वेस्ट के पास और मॉर्चरी के पास जो दीवार है वो नाला रुकने की वजह से, जो बरसाती नाला है, गंदे पानी का नाला है, उसकी वजह से वो दीवार पे क्षतिग्रस्त हुई है। उसकी भी मरम्मत का काम हम अतिशीघ्र ही कराएंगे और कमिश्नर साहब को हम पहले ही पत्र लिख चुके थे, अब दोबारा से लिख रहे हैं कि हमारी जो नाले की सफाई कराएं, जिससे कि हमारे यहाँ पे दीवार को नुकसान नहीं हो। खेड़ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में शनिवार को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ संघ द्वारा एक मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया। तारा सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में रेलवे स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, रेलवे इंजीनियर सहित अधिकारियों और कार्मिकों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में केंद्र सरकार से न्यू पेंशन स्कीम को बंद करने तथा ओल्ड पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने की मांग की गई। वहीं अपने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की पुरजोर तरीके से मांग की गई। इसके अलावा न्यू पेंशन योजना को बंद करने के लिए हर जगह विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। पूरे NCR में OPS लागू करने के लिए रेल प्रशासन को एक मैसेज दिया जा रहा है कि कर्मचारी को हर हालत में OPS चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज के समय में NPS में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उसी के लिए जो है हम सभी कर्मचारी साथियों ने आज ये मासिक मीटिंग रखी है और उसमें हमारा एक ही मुद्दा है कि सबको OPS चाहिए और हम इसके लिए हमेशा जब तक OPS लागू नहीं होगा हर कर्मचारी अपने स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। जिले के खेड़ली कस्बे के निकटवर्ती गांव दातिया निवासी मुकेश सामरिया का 4 वर्षीय पुत्र खग्रेज कुमार अब बोलने और सुनने लगेगा। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सामरिया मजदूरी करता है तथा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। उसका पुत्र खग्रेज जन्म के बाद से बोलने और सुनने में असमर्थ था। गरीब हालत होने के कारण प्राइवेट अस्पतालों में 7 लाख का खर्चा उठाना उसके लिए संभव नहीं था। करीब 2 साल से मुकेश अपने बेटे को लेकर कई अस्पतालों का चक्कर लगाकर थक गया था। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ENT विभाग में चिकित्सकों को दिखाया, जहां बच्चे को 3 बार भर्ती किया गया, लेकिन चिकित्सकों ने गंभीरता नहीं बरती। कभी इम्प्लांट सर्जरी के लिए कॉकलियर मशीन नहीं होने, कभी बच्चे की आयु कम होने का बहाना लगाकर टालते रहे। इसके बाद 15 मई को मुकेश कुमार अपने बच्चे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और अपनी पीड़ा बताई। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने मानवीयता और मामले में संवेदनशीलता बरतते हुए तुरंत बच्चे के ऑपरेशन की व्यवस्था के निर्देश दिए। उसके बाद खग्रेज को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर से 20 मई को एडमिट किया और 25 मई को ENT विभाग द्वारा बच्चे की कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। चिकित्सकों के अनुसार अब खग्रेज 90% बोल और सुन सकेगा। बच्चे की सर्जरी के बाद उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। वहीं मुकेश कुमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का आभार जताते हुए थक नहीं रहा है, जिनके प्रयास से उनका बच्चा अब सुन और बोल सकेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और उनके सलाहकार माननीय श्री अरविंद नायराम जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके निर्देश से तुरंत कार्रवाई करते हुए इस बच्चे को ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाया। मुझे डॉक्टरों ने करीब 1.5 साल से कह रखा, कभी बोले कोई अधीक्षक साहब सुन लो, कभी नाक कान गला जो हेड है डॉक्टर रेखा हर्षवर्धन ENT की, इससे मिलो। इन्होंने 1.5 साल निकाल दिया, 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना। अंत में मैं परेशान होकर के मैं CM गहलोत जी के आवास पर गया। उन्होंने मेरे से आम नागरिक की तरह बात की और मैंने मेरी समस्या बताई उनको। तो मेरा बच्चा गूंगा बहरा है, दिव्यांग है, इसका कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होनी है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अशोक गहलोत जी ने अपने सरकार को अरविंद नायराम जी को निर्देश दिया। उन्होंने कार्रवाई करते हुए तुरंत बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया और बच्चे का
ऑपरेशन हुआ। कल ऑपरेशन हुआ करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, यानी कि 25/5/2023 को बच्चे का ऑपरेशन सफल हुआ। ये सब अशोक गहलोत सरकार माननीय मुख्यमंत्री और उनके सलाहकार माननीय श्री अरविंद मेहराम जी की वजह से हुआ है, और मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। मैं करीब एसएमएस हॉस्पिटल में 1.5 साल से आ रहा हूँ, और मैं इस बच्चे की वजह से बेरोज़गारी हो गया। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि मुझे कुछ राहत प्रदान की जाए, लाभ दिया जाए, और मैं फिर से अशोक गहलोत जी और उनके सलाहकार माननीय अरविंद मेहराम जी को सहर्ष धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बच्चे की ज़िंदगी खराब होने से बचा ली। ये वास्तव में ये गहलोत सरकार है जो जन कल्याणकारी है, गरीबों को ध्यान रखती है। खैरदल कस्बे की सबसे पुरानी इंदिरा हैप्पी स्कूल के विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा के परिणाम में 82% अंक से 94% अंक प्राप्त कर कस्बे के स्कूलों में प्रथम स्थान बनाया है। सुबह छात्र छात्राओं का स्कूल प्रांगण में परिजनों के साथ माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। स्कूल निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि इंदिरा हैप्पी स्कूल के 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में 82% से लेकर 94% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। इस मौके पर स्कूल फाउंडर इंद्रपाल खुराना, प्रिंसिपल ज्योति खुराना, डायरेक्टर पंकज खुराना, वंश खुराना, गवी खुराना आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा में 94% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल टॉपर रही गारवी खुराना 94% से। बाकी बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स से ये क्लियर करा, और ये इनकी मेहनत, मेरे स्टाफ की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, बच्चों की मेहनत, और मैं पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन मानूंगा जिन्होंने हमें कोऑपरेट करा। रोज़ डेली स्कूल बच्चे टाइम पर भेजे जिससे ये पढ़ पाए, और सभी बच्चों में बहुत सा उत्साह है। आज मैंने पूरी टीम को स्कूल में बुलाकर उनका वो माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया है, पेरेंट्स का स्वागत किया है, उनको मिठाई खिलाकर उनको उत्साहवर्धन किया है कि आगे वो, हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छी पोस्ट पर अच्छी जगह जाएँ जहाँ उनका एडमिशन हो जाए और वो सफलतापूर्वक कार्य करें। धन्यवाद। सर, ऐसा भी सुना है कि लगातार 15 वर्षों से स्कूल का परंपरा चल रही आ रही है कि सन 1976 से ये स्कूल स्थापित है, और पिछले 15 वर्षों से 100% रिजल्ट जा रहा है, और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि रिजल्ट इसी तरह हम बनाकर रखें। मेरा टारगेट है एज टीचर अपने नेशन को सर्व करना, ताकि हमारे जो बच्चे हैं नेशन के, उनको ये पता चल सके कि एजुकेशन और टीचिंग एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही बड़ा बलिदान होता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शिक्षा दान जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा दान है। इस सफलता के आरबीएससी में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो प्रेजेंटेशन मेरा बहुत अच्छा था। आई डोंट नो व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट, बट येस आई हैव रिटन इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। एक गुड हैंड राइटिंग, एक इंग्लिश अच्छी, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है हम एग्जाम में याद रखें। कौन से मेरी हिंदी की टीचर मोना मैम, जिन्होंने मुझे पूरा साल यही कोशिश किया कि मुझे अपना एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनाना है। तो आज उनका सपना भी मैंने पूरा किया है, और उन्होंने जो मेरे साथ मेहनत करी है उसका फल भी मिलना चाहिए। शाहजहाँपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र रिको घिलोट 200 फीट रोड पर सेटरिंग से भरा ट्रैक्टर पलट गया। इसके बाद ग्रामीणों की सहायता से 3 लोगों की जान बचाई गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस दौरान 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार धारूहेड़ा से सेटरिंग का सामान भरकर एक ट्रैक्टर आ रहा था। अचानक असंतुलित होकर ट्रैक्टर डिवाइडर से जा टकराया और पलट गया। इस दौरान 3 लोग बाल बाल बच गए। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची शाहजहाँपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बानसूर के निकटवर्ती ग्राम नीमूचाना के पास मानावाली ढानी में 4-5 श्वानों ने एक नील गाय पर हमला कर दिया, जिससे वह कटीले तारों में उलझकर घायल हो गई। ग्रामीणों ने नील गाय को श्वानों से बचाया और घटना की सूचना गोविंद भारद्वाज और वन विभाग को दी। सूचना पर भारद्वाज ने लहूलुहान घायल नील गाय का उपचार किया। भारद्वाज ने बताया कि श्वान नील गाय के बाएं कान को काट ले गए और पैरों एवं सींगों में घाव बना दिए हैं, जिनकी दवा लगाकर उपचार किया गया है। वन्यजीव प्रेमी मोहित शर्मा, बिंटू गुर्जर, विक्रम सिंह, सुरेंद्र दीपक और वनकर्मी उमराव गुर्जर ने नील गाय को तारों से निकालकर उपचार करवाया। उपचार के बाद उमराव गुर्जर और जयकिशन यादव को नील गाय को सुपुर्द कर जंगल में छोड़ा गया। ग्राम नीमूचाना में एक नील गाय घायल हो गई थी, जिसकी ग्रामीणों ने मुझे दूरभाष पर सूचना दी। सूचना मिलते ही मैंने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से नील गाय को पकड़ा और उसका उपचार किया। उपचार के बाद नील गाय को वनकर्मियों को सुपुर्द किया,
जिसे बनकर उन्होंने जंगल में छोड़ा। बानसूर के सरस्वती मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा आकांक्षा यादव ने कला वर्ग में तहसील स्तर पर प्रथम स्थान तथा अलवर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आकांक्षा यादव ने 96.60% अंक प्राप्त किए हैं। आकांक्षा यादव के पिता रिक्शा चालक हैं। उन्होंने रिक्शा चलाकर अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शाला निदेशक डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आकांक्षा यादव को सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित किया और सभी बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने बताया विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कला वर्ग में कुल 98 विद्यार्थियों में से 94% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन आए तथा 4 विद्यार्थी सेकंड डिवीजन आए हैं। मेरा नाम आकांक्षा यादव है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिलीप यादव है। मैं भगत की ढाणी भूमसेड़ा की निवासी हूँ। मैंने स्कूल से 12th क्लास में कला वर्ग में 96.60% अचीव किया है और मैं अपनी इस सफलता के लिए अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने विशेष रूप से मुझे मोटिवेट किया और गाइड किया। आगे आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहूँगी और इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम खुशबू शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम प्रकाश सिंह शर्मा है। मैंने कक्षा 12वीं कला वर्ग में 95.20% और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और विद्यालय के अभिभावक, विद्यालय के निदेशक होंगे बड़े सफल होना चाहूँगी और उन्होंने समय समय पर आपका आगे क्या लक्ष्य रहेगा? बहुत अच्छा। सरस्वती मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 23 का जो कल आर्ट्स कला वर्ग का रिजल्ट घोषित किया गया, उसमें सरस्वती मॉडर्न विद्यालय की बच्ची आकांक्षा यादव ने बानसूर तहसील टॉप की है। उसने 96.60% अंक प्राप्त करके सर्वाधिक अंक तहसील का नाम गौरवान्वित किया। इस बालिका के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस विषय थे जो प्रतिस्पर्धा में काम आते हैं। बालिका से मिलने पर हमें बालिका ने बताया कि मैं आगे चलकर दिल्ली अध्ययन कर IAS की तैयारी करूंगी। हमारे मैनेजमेंट ने भी ये निर्णय किया कि क्योंकि बच्ची बिल्कुल गरीब घर से है और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, अतः सरस्वती मॉडर्न विद्यालय समिति ये बच्ची जितना भी जो पढ़ना चाहेगी उसका सारा खर्चा पढ़ाई का सरस्वती मॉडर्न विद्यालय समिति के द्वारा दिया जाएगा। इसके उज्जवल भविष्य के लिए ये चाहे IAS बने, कोई कुछ भी पद पर जाना चाहे उस पद के लिए सारी पढ़ाई का खर्चा स्कूल समिति देगी। सर जिले स्तर में दूसरे स्थान पर पाया गया है। जिले स्तर पर दूसरे स्थान पर इसी प्रकार साइंस वर्ग का रिजल्ट आया। साइंस में बानसूर में सरस्वती मॉडर्न ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर भी हमारी बालिका रही सरस्वती मॉडर्न की, सेकेंड स्थान पर भी सरस्वती मॉडर्न की बालिका रही SMS की, और आर्ट्स के अंदर भी पहले स्थान पर भी बानसूर में और सेकेंड स्थान पर बानसूर में, और जिले के अंदर सरस्वती मॉडर्न विद्यालय की बालिकाओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर बानसूर का नाम गौरवान्वित किया। अपने विद्यालय का, अपने परिवार का हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नौगावा तहसील के बरामदा गांव में इब्तिदा संस्था द्वारा महिलाओं और किशोर बालक बालिकाओं द्वारा ग्राम सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के लिए गांव में रैली निकाली गई, जिसे डावरी सरपंच गीताबाई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान बालिका शिक्षा को बढ़ावा, शराबबंदी और जुआबंदी को लेकर नारे लगाए गए और तख्तियों पर नारे लिखकर लोगों में जागरूकता लाने का काम किया गया। इस अवसर पर इब्तिदा संस्था के सहायक परियोजना समन्वयक मुकेश कुमार राठी ने बताया कि संस्था द्वारा इस ग्राम सम्मेलन के आयोजन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करना व शराब, जुआ जैसी बुरी आदतों को समाज से कैसे खत्म किया जाए उसको लेकर जागरूकता फैलाना था। वहीं सरपंच गीता ने इब्तिदा संस्था द्वारा किए गए कार्यक्रम की सराहना की गई। इसी के साथ महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने की भी ग्रामीणों से अपील की गई। आज जो बरामदा गांव में संस्था जो अमितता के बारे में बताया गया है, वो योजना है बारे में हमारे बरामदा गांव में वो महिला इकट्ठी हुई है। इकट्ठी होने से सबको उनको बताया गया है कि ये काम कराओ, पंचायतों में ये काम कराओ, उनकी सूचना दी गई। हमारे से जानकारी दी, हमने भी दी है उनको जानकारी। आजकल ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन के तरीके से काम होगा
ऐसे नहीं आप ऑफलाइन काम है नहीं। आज हमारे गांव में महिला जागरूकता, शराबबंदी और बालिका शिक्षा पर एक रैली निकाली गई। उसके बाद महिलाओं ने गांव सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सरपंच द्वारा महंगाई राहत कैंप की 10 सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसमें सरपंच गीताबाई जी, समाज सेवी ओम प्रकाश जी, राजीविका मैनेजर भौती जी, वार्ड पंच सदन जी, समाज सेवी मिट्ठू राम जी और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दयाराम जी एवं इब्तिदा टीम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के हंस आश्रम मालाखेड़ा तलाई पर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक अशोक तिवारी के नेतृत्व में की गई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी ने बताया कि अब कांग्रेस के कुशासन राज को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं। उन्होंने इस बार भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र के रूप में आई कार्ड वितरित किए गए। आज मालाखेड़ा में मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी जी के नेतृत्व में हुई है और हंस आश्रम मालाखेड़ा में ये बैठक हुई है। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मंडल कार्य समिति की बैठक में मंडल कार्यकारिणी और शक्ति केंद्र के संयोजक और प्रभारी और सह संयोजक और बूथों के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। और इसमें हमारे मंडल प्रवासी के रूप में विष्णु शर्मा जी जिला मंत्री जी और मंडल प्रभारी के रूप में निर्मल तिवारी जी हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी मोर्चों के अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठों के संयोजक भी उपस्थित हुए। नौगावा बस स्टैंड स्थित सनातन धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी मंडल नौगावा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजेश राठी द्वारा की गई। बैठक में मंडल प्रभारी दिनेश भार्गव, नरेश धानावत सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने एकजुट होकर जनता के बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराने की बात कही। वहीं प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी नौगावा मंडल की मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के प्रभारी श्री नरेश धानावत जी व श्री जोगिंदर गुप्ता जी यहाँ प्रभारी लगाए गए थे, जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा मौजूद रहे और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिसपे मंडल कार्य समिति में चर्चा हुई कि बूथ की संरचना, पन्ना प्रमुख की संरचना आदि कार्य हुए, तो कितनी कार्य की प्रोग्रेस है उसके बारे में चर्चा की और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा की और उनकी जो योजनाएं चल रही वो जनता के पास घर घर तक पहुँचे, इस विषय में चर्चा हुई। और भारतीय जनता पार्टी को आगे मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे नरेंद्र मोदी जी मजबूत हो। जिस तरीके से आज विदेश में भी नरेंद्र मोदी जी की लोग सम्मान कर रहे हैं, उसी तरह उनका सम्मान ज़्यादा होना चाहिए और इस विषय पर चर्चा हुई। धौलपुर जिले में बजरी माफियाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार सुबह बेखौफ बजरी माफिया आमजन की जान पर भारी पड़ गई। मामला धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके की सखवारा गांव का है, जहां तेज रफ्तार में आ रहे बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। हादसे में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हादसे के बाद जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मालोनी खुर्द गांव के रहने वाले कैलाश सिंह कुशवाहा शनिवार सुबह अपनी पत्नी सुनीता को बाइक पर बिठाकर ससुराल रमगढ़ा गांव जा रहा था। बाइक सवार दंपति जैसे ही सखवारा गांव में घुसे तो मनिया की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पत्नी सुनीता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर दुर्घटना को अंजाम देकर बजरी माफिया मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर सेपो सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में सखवारा चौकी के पास एक अज्ञात ट्रैक्टर ने एक महिला
और एक को जो ट्रैक्टर मोटरसाइकिल पे जा रहे थे टक्कर मार दी थी, जिसमें महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। FIR दर्ज होगी, आगे की कार्रवाई की जा रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कोटा खुर्द में आए तेज आंधी तूफान और बारिश की चपेट में आने से पक्का मकान गिर गया। मकान में गरीब बुजुर्ग व्यक्ति मुनीर खान अपने 2 पोतों शोएब और मोहिन को लेकर सोया हुआ था। तेज आंधी तूफान और बारिश का कहर ऐसा पड़ा कि अचानक मकान गिरने से तीनों छत के नीचे दब गए। पूरा मकान ढहने से गरीब का आशियाना बिखर गया। घटना रात्रि 4 बजे की है। जैसे ही मकान गिरने का शोर शराबा हुआ तो पास में रह रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद छत के नीचे दबे तीनों लोगों को बाहर निकाल रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। सभी घायलों का अलवर के निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर SDM अमित कुमार वर्मा ने हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट मांगी है। आज सुबह 4 बजे की घटना है। तेज आंधी के कारण ग्राम कोटा खुर्द में एक मकान ढहने से 3 लोग दब गए, जिनमें से असलम का मकान था, उसका पिताजी दब गया, उसका लड़का शोएब और साहिल, तीनों दब गए थे। तो मेरे पास सुबह 4 बजे फ़ोन आया तो मैं वहाँ पहुँचा तो ग्रामीण की मदद से वहाँ से निकाले तो उनको अलवर रेफ़र करा। सानी हॉस्पिटल भर्ती है, गंभीर चोट आई हुई है, पूरा मकान ढह गया। तो किन किन के चोट लगी ज़्यादा? मुनीर खां सनोफ नजीरा और शोएब सोहिल, तीनों के ज़्यादा चोट लगी। मुनीर खां का ज़्यादा चोट है। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान पूरा मकान था, नया मकान था, पूरा कमरा था, पूरा पक्का, वो पूरा ढह गया, पूरा नुकसान है। प्रशासन पहुंचा मौके पर? प्रशासन सुबह सूचना दी थी तो अपने पटवारी, हल्के पटवारी को दी थी। हल्का पटवारी मौके पर पहुंचा और अभी SHO को सूचना दी। अभी SHO पहुंच रहा है। समाचारों में वक्त तो चला है, अब एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ स्थित अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के सानिध्य में की गई, जिसमें मंडल प्रभारी नियुक्त जोगेंद्र गुप्ता और नरेश धनावत ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा के चुनाव में भाजपा पार्टी को मजबूत करने को लेकर मार्गदर्शन दिया। बैठक के दौरान मंडल प्रभारी जोगेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बताया कि गहलोत सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार जैसी घटनाएं चरम सीमा पार कर चुकी हैं। अलवर जिला OLX और टटलूबाजी साइबर क्राइम जैसी घटनाओं का अड्डा बन चुका है। बिजली पानी की समस्या से आम जनता त्राही हो चुकी है। साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए लोगों के बीच में योजनाओं को पहुंचाने और लाभ दिलाने को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल रामगढ़ की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे जिले से प्रभारी के रूप में, मंडल प्रभारी के रूप में जोगिंदर जी गुप्ता, मैं नरेश दानावत सह प्रभारी के रूप में और बाकी कार्य समिति के लोग यहाँ उपस्थित हुए। कार्य समिति की बैठक में कार्य संगठन के विस्तार की चर्चा की जाती है, कार्यक्रम और हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हम बताते हैं। साथ ही राजस्थान सरकार में जिस तरह से जनता त्राही कर रही है, जनता जिस तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, इस गहलोत सरकार में जिस तरह से पानी और बिजली की समस्या हुई पड़ी है, जनता इससे बड़ी दुखी हुई पड़ी है। आज रामगढ़ में देखा तो रामगढ़ में पता लगा कि यहाँ रामगढ़ में क्राइम, जो साइबर क्राइम है, वो नंबर 1 हुआ पड़ा है और उनका जो सारा का सारा श्रेय जाता है गहलोत सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार का उनके ऊपर हाथ होता है, उनको संभाला जाता है। इस तरह से इस गहलोत सरकार हर स्तर पर फेल हो चुकी है और जनता ने बदलाव का
निर्णय ले चुका है कि इस सरकार को उठा के फेंक देंगे। इस तरह की चर्चा यहाँ के रामगढ़ में है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 47 दिन से धरना जारी है। धरनार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने कोटपुतली नगर परिषद स्थित कार्यालय में ओएसडी शुभम चौधरी से मुलाकात कर ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विराटनगर क्षेत्र को जयपुर जिले में यथावत रखने की मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रामलू भाया, जिला कलेक्टर सहित अनेक राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोगों से मुलाकात कर अपना पक्ष रख चुके हैं। मामले को लेकर ओएसडी शुभम चौधरी ने कहा कि क्षेत्र की मांग को निश्चित तौर पर कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी क्षेत्रवासियों की मांग से अवगत कराया जाएगा। इस दौरान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने विराटनगर को जयपुर जिले में यथावत रखने के पक्ष में समर्थन पत्र सौंपे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती घाटा वन चौकी रेंज के सामने कैंटर और सवारी जीप में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। जयपुर की ओर से तेज गति से आ रहे कैंटर और थाना गाजी से विराटनगर की ओर जा रही सवारी जीप टकरा गई। इस टक्कर में विराटनगर निवासी जीप चालक मुकेश कुमार मीणा पुत्र मदन लाल मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि सूचना पर थाना गाजी से पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को थाना गाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना में 5 सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कैंट्रा वाहन को कब्जे में ले लिया है। वहीं घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मृतक ड्राइवर के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस संबंध में मृतक के भाई ने पुलिस थाने में कैंट्रा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कठुमर के टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा प्रिया चौधरी ने 12वीं कला वर्ग में 97% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिस पर प्रिया का सम्मान किया गया। स्कूल डायरेक्टर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रिया के जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिठाई बांटी गई। वहीं किसान जोगेंद्र सिंह चौधरी और सरिता की पुत्री छात्रा प्रिया चौधरी ने बताया उसका लक्ष्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाने का है और वह उसकी तैयारियों को लेकर जल्द ही कोचिंग शुरू करेगी। स्कूल प्रबंधक देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा प्रिया स्कूल की नियमित छात्रा है और हमेशा अनुशासन और पढ़ाई के प्रति सजग रही। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला थाने पर एक महिला ने 20 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 1.5 माह पूर्व उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को एक युवक रोहित प्रजापति ने धौलपुर के एक गेस्ट हाउस पर बुलाया। इसके बाद आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींच लिए। घटना के बाद आरोपी रोहित ने पीड़िता की मां के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेज दिए। इसके बाद पीड़ित पुत्री ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। महिला अपनी पुत्री को लेकर महिला पुलिस थाने पहुंची और आरोपी रोहित प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो खींचने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी रोहित प्रजापति को गिरफ्तार कर पोक्सो न्यायालय में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। कोर्ट में ट्रायल के दौरान 13 गवाह पेश किए गए। मामले में शनिवार को न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मुलजिम रोहित प्रजापति पुत्र रूपा प्रजापति निवासी शमशान घाट रोड पावर हाउस के पास लश्कर ग्वालियर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। महिला थाना धौलपुर के 1 वर्ष पुराने मामले में एक नाबालिग को जरिए मोबाइल फोन कर धौलपुर के एक गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म बलात्कार कर उसके अश्लील फोटो खींच पीड़िता की मां के मोबाइल पर भेज दिए। जब पीड़िता की मां को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने धौलपुर आकर मुकदमा संख्या 113/22 महिला थाना धौलपुर पर दर्ज कराया, जिसमें आज दिनांक पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने मुलजिम रोहित प्रजापति निवासी लश्कर ग्वालियर को बलात्कार के जुर्म में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माने से किया दंडित। मुंडावर कस्बा स्थित गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 जून को बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समाज सेवी आशुतोष झालानी ने बताया कि महुआ विधानसभा क्षेत्र की कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं के लिए होनहार बालिका सम्मान समारोह के तहत राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथों 101 साइकिल वितरित की जाएंगी। समाज सेवी झालानी ने बताया कि उनका मुख्य ध्येय क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे अधिक से अधिक बालिकाएं शिक्षित होकर समाज को आगे बढ़ाएं। मैं अपने महुआ विधानसभा क्षेत्र में आगामी 4 जून 2023 रविवार को होनहार बालिका सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा हूं। इसमें हमारे महुआ विधानसभा क्षेत्र में 8वीं क्लास में उत्तीर्ण हुई
बालिकाएं के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में 101 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण व अन्य सभी बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया जाएगा, जिसमें मेरा ये कहना है कि क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी इस बालिका सम्मान समारोह में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बालिका हुनर सम्मान समारोह प्रोग्राम के बारे में आप सबके साथ जुड़े हुए लोगों को अवगत कराएं, जिससे इस प्रोग्राम द्वारा बालिकाओं का सम्मान किया जाएगा, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्साहवर्धन होगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर बालिकाओं का उत्साह। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी चौक स्थित गांधी पार्क के नवीनीकरण का राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक जौहरीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कस्बे में कराए गए विकास कार्यों को लेकर नवीन रंगमंच पर विधायक जौहरीलाल मीणा का फूल मालाएं और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पिछले 10 वर्षों में राजगढ़ विकास में पिछड़ गया था। उन्होंने कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में शीघ्र ही सोनोलॉजिस्ट करवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा रोडवेज बस डिपो खुलवाने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजगढ़ आना प्रस्तावित है। उनकी सभा में राजगढ़ कस्बे से 10,000 लोगों को लाने की बात कही गई। राजगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शर्मा ने रोडवेज बस डिपो, नगर परिषद की स्थापना, जिला स्तरीय हॉस्पिटल की स्थापना, हार्ट क्लिनिक, एडीएम और एएसपी कार्यालय खोलने सहित 15 सूत्रीय मांग पत्र विधायक जौहरीलाल मीणा को सौंपा। इससे पहले स्वतंत्रता सेनानी पंडित भवानी सहाय शर्मा की प्रतिमा पर विधायक जौहरीलाल मीणा ने माल्यार्पण किया तथा उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ मीणा को गांधी पार्क लाया गया। इस अवसर पर मां सरस्वती के छायाचित्र पर अतिथियों ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धौलपुर जिले में बीते 3 दिन से मौसम लगातार बिगड़ रहा है। कभी अंधड़ और कभी बारिश शुरू हो जाती है। शनिवार को भी आंधी शुरू हो गई और उसके बाद आसमान में बादल मंडराने लगे और बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, साथ ही मौसम सुहावना हो गया है। इससे खाली पड़े खेतों में पानी भर गया। बता दें कि पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और अधिकांश जिलों में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश का असर बीते 3 दिनों से देखा जा रहा है। धौलपुर में भी कभी तेज हवा के साथ आंधी तो कभी बारिश का दौर जारी रहा। शुक्रवार की देर रात को भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। तेज हवाओं और आंधी से जिले के ग्रामीण अंचलों में छप्पर और टीन शेड धराशायी हो गए और शनिवार सुबह से फिर से मौसम खराब हो गया। उधर मौसम विभाग ने मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश का असर देखने को मिल सकता है। किसानों के मुताबिक आगामी सीजन खरीफ फसल की बुआई का है और मौजूदा वक्त में खेत खाली पड़े हुए हैं। अगर बारिश का असर जल्दी देखने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर किसान को बड़ा लाभ मिलेगा और किसान समय रहते खरीफ फसल की बुआई कर सकेगा। आज हमारे गांव में वर्षा हुई थी और खूब पानी भरा हुआ है और गर्मी तो महसूस रह रही है और जब वर्षा ज़्यादा होगी तो बात कोई न कोई चारों फारों सब मिल बह सकते ऐसा का तो है। किसानी खेड़ा में आज सुबह वर्षा हुई, जैसे मतलब किसानी के लिए फ़ायदा हुई, मतलब चरी और जैसे मतलब अन्य फ़ायदा हुई किसान के लिए। अच्छा। वर्षा से गर्मी से भी राहत मिली होगी और गर्मी से राहत मिली। इस साल ये भी बताते हैं कूलर बहुत कम बिके हैं। कूलर तो बहुत कम बिके है ना। श्रीहरि एकल अभियान के तत्वाधान में बहादुरपुर ग्राम में एकल अभियान श्रीहरि सत्संग समिति संभाग राजस्थान द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान अनेक महिलाएं डीजे की धुन पर नृत्य करती भी नजर आई। निर्मल सूरा प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी संगठन ने अवगत कराते हुए बताया कि एकल अभियान श्री हरि सत्संग समिति संभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सनातन धर्म का जन जागरण किया जा रहा है। ग्रामीण परिसर में सनातन धर्म की जागृति पैदा करना, श्री राम और रामायण के बारे में अथवा श्री रामचंद्र एवं सीता माता के आदर्शों पर चलना चाहिए। बहादुरपुर में एकल विद्यालय द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया। राम कथा के आयोजन के दौरान शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए महिलाओं ने बहादुरपुर गांव में
अपना यात्रा की और शोभा यात्रा के दौरान सभी ने गाँव वासियों ने अपना योगदान दिया, ठंडे शरबत की व्यवस्था की और शिवांगी जी जो व्यास गद्दी पर कथावाचक रहेंगी, जो अयोध्या से पधारी हैं, इस दौरान एकल विद्यालय के लगभग सभी कार्यकर्ता अध्यापक मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के देखते हुए अब सनातन धर्म हर एक के गांव-गांव तक ये पहुंचाने का जो एकल विद्यालय की तरफ से मुहिम चलाई गई है, इससे सनातन धर्म के प्रति सबका रुझान बढ़ रहा है और एकल विद्यालय के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं, ये मात्र केवल ग्रामीण स्तर पर किए जा रहे हैं। इससे हमारा सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म के प्रति जागरण अभियान है और इससे सभी हिंदुओं को इस जहाँ जहाँ भी ये कार्यक्रम होते हैं वहाँ सबको उपस्थित होना चाहिए और श्री रामचंद्र जी के बारे में, सीताराम जी के बारे में राम कथा का वाचन सुनना चाहिए ताकि बच्चों में संस्कार हो। राजा भर्तरी की तपोस्थली भीम का अभिमान तोड़ने वाले पांडुपुल के हनुमान परम सती नारायणी माता के धाम थानागाजी में 28 मई रविवार को विप्र महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें हजारों भूदेव जुटेंगे। विप्र फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस विप्र महाकुंभ में अलवर जिले के अलावा जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, दौसा से भी बड़ी तादाद में ब्राह्मण लोग भाग लेने पहुंच रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब अलवर जिले की इस पवित्र स्थली पर ब्राह्मणों का इतना विशाल महासंगम होगा। विप्र महाकुंभ में समाज से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर न केवल चर्चा होगी बल्कि इन मुद्दों के सकारात्मक हल पर भी फोकस होगा। प्रमुख संत महात्माओं के सानिध्य में थानागाजी के खेल मैदान में प्रारंभ होने वाले इस महाकुंभ में प्रमुख राजनेता तथा अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहेंगे। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुनील ओझा सहित अनेक राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी भी महाकुंभ में भाग लेने पहुंच रहे हैं। होर्डिंग्स, बैनर, झंडों से पूरा थानागाजी कस्बा अटा पड़ा है। कस्बे के प्रमुख मार्गों व बाजारों में स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के संयोजक जगदीश भोपाला, महंत प्रकाश दास, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भारती शर्मा, संरक्षक मंडल के कैलाश पुरोहित सहित बड़ी संख्या में विप्रजन महाकुंभ को ऐतिहासिक एवं सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कस्बे में विप्र फाउंडेशन महापंचायत का आगाज किया जा रहा है। ब्राह्मण सदा से ही जातिवादी न होकर के अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व का व्यक्तित्व रहा है। ब्राह्मण कभी संकुचित दृष्टिकोण एवं जातिवादी नहीं रहा, तभी ब्राह्मण सनातन सभ्यता है। ब्राह्मण इज नॉट ए कास्ट बट फेस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन कम्युनिटी। ब्राह्मण सदा से ही भारत को भारत बनाए रखने के लिए त्याग और बलिदान किया है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, स्वतंत्रता संग्राम में आगाज करने वाले सबसे पहले मंगल पांडे, झांसी की रानी, ये सब ब्राह्मण ही थे। चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे तात्या टोपे, ये सारे ब्राह्मणों ने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया है। भारत के विकास के लिए पक्षधर रहा है और अपने जीवन शुरू से अपने जीविकोपार्जन के लिए यज्ञ, कर्मकांड, इनसे ही अपनी जीविकोपार्जन का किया। लेकिन आज जो देश के अंदर जो राजनीति ने जो जातियों में भेद पैदा किया है, उसके कारण अब हमको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। अब मैं समस्त विप्र संगठनों से निवेदन करता हूं, सारे विप्र संगठन अब एक मंच पे आए और आने वाले जिसमें सनातन धर्म को समाप्त किया जाएगा। ब्राह्मण को के पीछे पड़ने का कारण लोगों का है कि ब्राह्मण समाप्त होगा तो सनातन धर्म समाप्त होगा, वो खत्म हो जाएगा, ये पक्का है। जबकि भगवान राम ने भी ब्राह्मण के बारे में कहा है कि विप्र प्रसादात धरती धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात जितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। वो ब्राह्मण है। शहर विधायक संजय शर्मा ने मन्निकाबड़ सर्किल स्थित अहिंसा स्तंभ सर्किल तिकोना पार्क में अपने विधायक निधि कोष से 5 लाख की राशि से सौंदर्यीकरण कराने के बाद आमजन को समर्पित किया। विधायक निधि कोष से स्वीकृत राशि से उक्त सर्किल पर कार्यकारी एजेंसी नगर विकास न्याय द्वारा पूरे सर्किल पार्क पर ग्रेनाइट लगाने का कार्य, पार्क के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के साथ साथ रंग रोगन करवाने, लाइट लगवाने आदि का कार्य कराया गया। लोकार्पण अवसर पर शहर विधायक संजय शर्मा द्वारा दिगंबर जैन, अग्रवाल समाज, रमेश जैन, राजेंद्र जैन, धर्मेंद्र जैन ने
अनावरण पट्टिका से पर्दा हटवाकर लोकार्पण करवाया। इससे पूर्व जैन समाज के विभिन्न संगठनों के वर्तमान अध्यक्ष सहित पूर्व अध्यक्ष महेश जैन, अशोक जैन, पालावत कुलदीप जैन, अशोक जैन और जैन समाज के अन्य प्रबुद्ध लोगों ने शहर विधायक संजय शर्मा का माल्यार्पण कर और मुकुट पहनाकर स्वागत किया। वहीं नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर, क्षेत्रीय पार्षद अविनाश खंडेलवाल, कैलाश सैनी, सुमन, पदम सैनी सहित सभी अन्य पार्षद और मंडल अध्यक्षों का माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि अलवर शहर के गौरवमयी इतिहास के साक्ष्य बने हुए सौंदर्यकरण से अछूते रहे अन्य समस्त चौराहों का भी शीघ्र जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इस अवसर पर शहर विधायक संजय शर्मा ने उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों से आग्रह किया कि आप सभी अपने अपने घरों के आगे अपने हाथों से एक एक पेड़ लगाएं, जिससे अलवर शहर हरियाली के रूप में उल्लेखित हो सके। अहिंसा जो पार्क है, इसका निर्माण भगवान महावीर के 2500 निर्वाण के उपलक्ष्य में ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद इसमें थोड़ी सी अंदर घास वगैरह अव्यवस्थित थी। इसमें प्रतिवर्ष श्री महावीर जयंती महोत्सव की पूर्व संध्या पर दीपदान का कार्यक्रम होता है। अब इसको हमारे परम आदरणीय विधायक श्री संजय जी शर्मा के प्रयासों से उनके द्वारा 5 लाख रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत कराकर इस पार्क को बढ़िया तरीके से सारा संतुलित करवाया, व्यवस्थित कराया है। आज उन्हीं के कर कमलों से और हमारे सभापति श्री घनश्याम जी गुर्जर के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। इसमें हमारे समाज के सभी अध्यक्षगण, समाज के सभी व्यक्ति और पार्षदगण मौजूद हुए और इसका कार्यक्रम आज बहादुरपुर के हनुमान मंदिर पर श्री रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान सभी को भगवा पट्टा गले में धारण कराया गया। इस मंदिर की विशेष परिस्थितियों में स्थापना की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय और महासभा के अथक प्रयासों से रातों रात हिंदू संगठन के साथ मिलकर हनुमान जी मंदिर की स्थापना की गई, जबकि इससे पूर्व नाहरपुर गांव में कोई हिंदू मंदिर नहीं था। हिंदू समाज को जागरण की आवश्यकता है और बच्चों में अच्छे संस्कार और सनातन धर्म की पूर्ण जानकारी होना नितांत आवश्यक है। जब तक हम अपने बच्चों को हमारे पूर्वजों भागीरथ महाराज, सागर महाराज अथवा श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान आदि देवी देवताओं के बारे में अवगत नहीं कराएंगे तो बच्चों में जानकारी कहां से पैदा होगी। उन्हें राष्ट्रहित एवं सामाजिक एवं सनातन धार्मिक एवं हिंदू धर्म के बारे में एक सुयोग्य नागरिक तैयार करना नितांत आवश्यक है। ये नाहरपुर गांव में हनुमान जी और शिवालय स्थापित है। एक समय था जब यहाँ पर चर्च बनने की तैयारी की जा रही थी। हिंदू संगठन के साथ हम सब ने मिलकर नाहरपुर आकर के यहाँ पर रातों रात हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की और रामायण पाठ बिठाया। आज ये मंदिर यहाँ पर शिवालय भी स्थापित हो चुका है और यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पाठ पूजा की जाती है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गांव आज भी इस मंदिर को सुरक्षित रखे हुए और बड़ी अच्छे तरीके से इस मंदिर की पूजा पाठ की जाती है और इसी तरीके से जन जागरण हर गांव में किया जा रहा है और मंदिरों की स्थापना की जा रही है। हिंदुओं को जगाना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हिंदू जागेगा तो ही हिंदू सुरक्षित रहेगा। गोविंदगढ़ कस्बे में भाजपा मंडल की ओर से मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मंडल का आयोजन भाजपा नेता सुखवंत सिंह के आवास पर किया गया। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि 30 मई को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं सांसद महंत बालकनाथ भागीरथ जयंती में शामिल होने के लिए गोविंदगढ़ आ रहे हैं, जिसके लिए पार्टी की ओर से भी एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को पहुंचा सके। मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना है। राजस्थान सरकार जिसने 4.5 साल अपनी सरकार को बचाने के लिए निकाल दी, लोगों के काम नहीं किए। प्रदेश में अपराध अपने चरम पर है। आए दिन लोगों के साथ लूटपाट, चोरी, महिलाओं के साथ अत्याचार, गौ तस्करी, भ्रष्टाचार आदि की घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है और आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस की सरकार को सबक सिखा देगी। वहीं भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि प्रदेश की नकारा निकम्मी सरकार को इस बार उखाड़ कर फेंकना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है और 30 मई को केंद्रीय मंत्री के होने वाले कार्यक्रम को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने का काम करना है। गोविंदगढ़ में मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। हमारे प्रभारी कठुमर विधानसभा से श्यामा शरण जी रेड्डी वाले पधारे, उनके सानिध्य में
और हरि सिंह सोलंकी जी मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव था उसका अनुमोदन किया हमने, क्योंकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इस भ्रष्ट सरकार है, इसको बदलना है। उधर से तो ये राहत शिविर लगा रही है, उधर से फ्यूल चार्ज बढ़ा रही है। इस तरह के दोगलापन नहीं चलेगा। इसके ऊपर पूरा फोकस रहा। सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। अपने अपने जो दायित्व जिनको दिए गए हैं उनको पूरा करने के लिए सबको आह्वान किया गया। और दूसरा, 30 तारीख को भूपेंद्र यादव जी गोविंदगढ़ में माया मैरिज होम में पधार रहे हैं। भगवान भागीरथ जी की जयंती है। उस संदर्भ में उसमें सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी दी गई कि उनके कार्यक्रम को सफल बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को जोरदार तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें हमारे माननीय सांसद जी बालकनाथ जी पधार रहे हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा के और आसपास क्षेत्रों के भी मौजूद रहेंगे, जिले के भी मौजूद रहेंगे। मेरा सबसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएँ। गोविंदगढ़ नगरपालिका में मनोनीत 6 पार्षदों को मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान ने शपथ दिलाई। शपथ समारोह नगर पालिका की ओर से पंचायत समिति प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन उर्मिला मेठी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान ने बताया कि 6 पार्षदों को राज्य सरकार की ओर से मनोनीत किया गया है। अब नगर पालिका में कार्य और ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। राज्य सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाया जा सकेगा तथा नगर पालिका क्षेत्र में जहाँ भी कोई काम की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम राज्य सरकार करेगी। कार्यक्रम में मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान ने नगर पालिका के पट्टे भी वितरित किए। ये राजस्थान सरकार ने 6 पार्षद हमारे मनोनीत किए थे, जिसमें 2 महिला 4 पुरुष। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें माननीय राजस्थान मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन साहब राजमंत्री जी आए थे, चेयरमैन साहिबा जी। आज उनको शपथ दिलाई है। गाँव में विकास का एक पैगाम नया आया है। पार्षद बढ़ेंगे तो बजट भी बढ़ेगा। और जो आप पट्टों की बात कर रहे हैं, मैं तो आपके द्वारा भी जनता से अपील और निवेदन करता हूं कि कोई व्यक्ति बिना पट्टे के मेरे कार्यकाल में ना रहे। आप भी इसमें मेरा सहयोग करें, जनता मेरा सहयोग करे। फाइलें ना है, पट्टे लें। मैंने शुभारंभ पहले ही कर दिया था नगर पालिका का। आज मेरे पास जितने तैयार थे तो मैंने मुख्य अतिथि से चेयरमैन साहिबा और एसडीएम साहिबा के द्वारा वितरण भी कराएँ। और मैं तो आपसे अमित जी कहता हूँ, आप जागरूक पत्रकार भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। मैं इंग्लिश तो कम जानता हूँ, पर आप लोग मेरा सहयोग करें। कहीं मेरे काम में कोई विकास में किसी में कमी है तो मुझे सूचित करें। मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको निर्देश तो नहीं दे सकता, पर आपके सहयोग की अपेक्षा तो रखता हूँ। तो आप मेरा सहयोग करें। मैं भी इंसान हूँ, कुछ कोशिशें मेरी पूरी रहती हैं, पर पट्टे मैं आप भी किसी का भी व्यक्ति का पट्टा हो, एग्रीकल्चर हो, कॉमर्शियल हो, गैर आबादी हो, आबादी हो, सब में मैं पट्टे दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति लुटे नहीं। मेरे बिना पूछे जो सरकारी फीस है उसके अलावा कोई भी हमारे यहाँ एक पैसा किसी से नहीं लिया जाता। यही मैंने ग्राम पंचायत में, आपको तो ज्ञात है, आपको पता नहीं है। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आज हमारे 6 पार्षद और नगर पालिका में मनोनीत हुए हैं। रामगढ़ थाना पुलिस ने लॉरेंस गैंग को फॉलो करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके मोबाइल आदि की जांच की तो आरोपी द्वारा लॉरेंस गैंग को फॉलो करने का सबूत सामने आया। पकड़ा गया आरोपी रामगढ़ के अशोक कॉलोनी निवासी साहिल पुत्र अशरफ खान। आरोपी साहिल एक कोरियर कंपनी में काम करता है। सूचना मिली थी कि लॉरेंस गैंग का कोई फॉलोअर है, उस पर ट्रू कॉलर पे खुद की लॉरेंस गैंग का वो लोगो लगा रखा है, फेसबुक पे फॉलो कर रहा है। सूचना अधिकारी ने सूचना दी थाने के ने, वहाँ जा कर के डिटेन किया गया। साहिल सनोक अशरू खेड़ी गांव का रहने वाला था, जो कुरियर का काम करता है। और फिर जो है उसको समझाइश की गई। पहले उसको डिटेन किया गया, फिर समझाइश की गई कानूनी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ द्वारा कार्य समिति की बैठक दीप ITI में मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित की अध्यक्षता और मुख्य अतिथि शिवलाल मीणा की मौजूदगी में आयोजित की गई। मंडल मंत्री दिनेश सेन ने बताया कि बैठक में मंडल द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में जिला महामंत्री शिवलाल मीणा ने आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी कि 1 से 15 जून तक महासम्मेलन आयोजित करना है। 16 जून से 30 जून तक घर घर महासंपर्क
अभियान चलाया जाएगा। बैठक में कांग्रेस सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को उजागर किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। माचाड़ी कस्बे के नंगेश्वर धाम आश्रम पर महंत माधवदास महाराज के सानिध्य में 14 मूर्तियों की स्थापना को लेकर नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ में हवन यज्ञ आदि कराया गया। श्री राम महायज्ञ के चतुर्थ दिवस पर 14 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम कथा ज्ञान में वृंदावन के व्यास आचार्य पंडित संजीव को कृष्णदास शास्त्री महाराज के मुखारविंद से सुनाई गई। भगवान श्री राम कथा में शिव विवाह एवं राम जन्म की चर्चा कथा के रूप में विस्तार से कही गई। वहीं भगवान श्री राम की बाल लीलाओं को विस्तार से बताया गया। रात्रि 8 बजे रामलीला के शुभम कुमार राणा एवं पार्टी अनावड़ा वाले द्वारा रामलीला में धनुष यज्ञ लीला, रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद को रामलीला द्वारा कलाकारों ने अपनी कलाओं के द्वारा विस्तार से बताया गया। गोविंदगढ़ कस्बे में प्रातःकाल से बारिश का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें गांधी पार्क के सामने लगे ट्रांसफार्मर पर करीबन 8:30 बजे बिजली गिरने से वह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था और आसपास की दुकानें भी बारिश के कारण बंद थी, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा अंबेडकर स्कूल के समीप ट्रांसफार्मर पर ही बिजली गिर गई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी होने पर विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं जयन अजय कुमार मौके पर पहुंचे और तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्रवाई प्रारंभ की। यहाँ सुबह तूफान आने के बाद पता लगा कि गांधी पार्क और अम्बेडकर स्कूल पर ट्रांसफार्मर में बिजली गिर गई, जिससे वो खराब हो गया। इसमें गांधी पार्क वाला तो बदल दिया गया है, अम्बेडकर स्कूल वाला पे काम चल रहा है और जल्दी दोनों ट्रांसफार्मर बदल के बिजली चालू कर दी। बांसुर के गांव नीमूचाना के एक दलित युवक को 2 जनों ने बंधक बनाकर फिरौती मांगी और नग्न कर मारपीट कर वीडियो बनाया। इस दौरान फिरौती के नाम पर 1.5 लाख रुपए के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराए। राशि नहीं देने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल की धमकी दी है। नीमूचाना के प्रदीप कुमार पुत्र बाबूलाल डुमोलिया, आरोपी संदीप योगी पुत्र पप्पू योगी निवासी मोटुका थाना बांसुर और दूसरा साथी लालाराम पुत्र बद्री मेघवाल निवासी कंवरपुरा थाना कोटपुतली उसे कोटपुतली छोड़ने की बात कहकर अपने साथ ले गए। इसके बाद दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों को कोटपुतली पुलिस ने बांसुर के गांव मोटुका से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि संदीप योगी तथा लालाराम मेघवाल उनके घर 23 मई की रात्रि को करीब 10 बजे आए। उस वक्त दोनों ने शराब पी रखी थी, जिन्हें घर वालों ने घर पर रखने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी कहीं और चले गए और सुबह 7 बजे फिर से घर आ गए और प्रदीप से आरोपियों ने कहा कि अपनी बाइक से हमें कोटपुतली छोड़ दो। उस वक्त आरोपी संदीप योगी तथा पप्पू मेघवाल को प्रदीप ने कोटपुतली छोड़ दिया। फिर वही कहा, आप यहाँ तक आ गए तो आप हमारे मकान तक छोड़ दो। प्रदीप अपनी बाइक पर बैठाकर दोनों को मकान पर ले जाकर छोड़ा तो पप्पू को संदीप ने कहा, आप खाने पीने का सामान ले आओ। उस वक्त प्रदीप को मकान के अंदर ले जाकर बंद कर दिया। अपने दूसरे साथी को वापस बुला लिया और हथियार की नोक पर उसके साथ मारपीट कर कपड़े निकलवा लिए और उसको जबरदस्ती किसी का बलात्कार करने की बात कहलवाई गई। पीड़ित प्रदीप के हस्ताक्षर 1.5 लाख के एग्रीमेंट पर करवा लिए। इसके बाद परिजनों ने कोटपुतली थाने में दोनों के खिलाफ अपहरण, फिरौती मांगने तथा मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने SC/ST सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और मैं 24 तारीख को अपना ट्रीटमेंट के लिए जयपुर गया हुआ था। ये मेरा भतीजा है, मेरा भाई 2001 में एक्सपायर हो गया, बाबूलाल सुरगवासी। उसका बच्चा है छोटे वाला। तो ये कैंटीन में रहता था 5 महीने से, लगभग 5 - 5.5 महीने से ये कैंटीन में था। तो ये लड़का इसके पास आया हमारे पास 23 तारीख को रात को 10 बजे। ये बोला कि हमारे को विक्रम के घर जाना है। तो विक्रम के घर के लिए हमारा पड़ोसी ने बताया कि भाई इसका घर ये है। उसके घर आ गए। वो बोला कि हमारे घर तो कोई दारू पीता भी नहीं है, नहीं कोई दारू पीने वाले को रोकते हैं। तो बोलो आप कहीं भी चले जाओ, हम तो यहाँ आपको रोकेंगे नहीं। वो वहाँ से चले गए। सुबह 7 बजे आए लगभग और मैं उस टाइम चला गया था जयपुर तक। अपने वहाँ अगवा किया इन्होंने और बच्चे को नग्गा करके इन्होंने जो भी शर्त रखी उसके लिए वीडियो में जो भी है उसकी वो मैं सुनाऊँ। मैं तो कुछ उसके फालतू बोलता भी नहीं हूँ और मेरे को पता भी नहीं है। लेकिन उन्होंने 1.5 लाख रुपए का इससे एग्रीमेंट लिखवाया और बोला तेरी बहू का जेवर लेके आ। तो उस बच्चे ने जो भी बंदूक की नोक पे बोला उसने हाँ कर ली। कोई भी आदमी है, मैं भी, मेरे पास भी कोई 2 आदमी आकर बोलेंगे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता।
क्योंकि बंदूक की नोक पे कोई कुछ भी बुला सकता है। उस बच्चे ने उस पर हाँ कर ली। उसके बाद में जब मैं सुबह आया घर पे तो उसने बताया चाचा मेरे साथ ये वारदात हुई। फिर मैंने बानसूर थाने में फ़ोन किया तो उसने बोला कि आपका वारदात क्षेत्र है कोटपुतली, तो आप कोटपुतली में इसका FIR लॉज करो और आपका सहयोग करेंगे। फिर मैं बच्चे को लेके बानसूर में कोटपुतली में आया और कोटपुतली थाना में मेरा पूरा है आरोपी गया और उसको लगभग 5:30 बजे या 5:45 बजे के लगभग हमने मोटोखा फतेहपुर से दोनों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद में पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया, हमारी FIR लॉज हो गई और हम अपने घर पे चले गए। सर हमारे को आज बुलाया है, हम कोटपुतली आ गए। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के गांव बल्लूवास में बाबा हनुमान दास प्रथम कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के PCC सचिव ललित यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम के मौके पर PCC सचिव ललित यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते कि उचित मार्गदर्शन और उचित संसाधन उचित समय पर उपलब्ध हो जाएं। जाट भगोला निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जय भगवान का उदाहरण देते हुए कहा कि खेल के माध्यम से भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया जा सकता है। भाजपा मंडल बिचगांव की कार्य समिति की एक बैठक जोनाखेड़ा पहाड़ मंडल अध्यक्ष राम सिंह दिनकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा, जिला उपाध्यक्ष प्रेम धामणी, भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा, जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, विधानसभा विस्तारक संतोष बैरवा, ST मोर्चा जिला पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर मीणा, सुरेश चंद दिनकर ने विचार रखे। चरण सिंह फौजी ने 3 महीने के भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकुमार पंडा ने पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं के विषय पर विस्तार से चर्चा की। तिजारा के सैनी विद्यालय में पेंशनर समाज उपशाखा तिजारा का वार्षिक अधिवेशन 2023 का आयोजन किया गया। विधायक संदीप यादव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध ओम प्रकाश गुप्ता को पेंशनर समाज उपशाखा तिजारा अध्यक्ष चुना गया, जिसमें कार्यक्रम में सम्मिलित जनप्रतिनिधियों ने निर्विरोध अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। उपशाखा तिजारा का वार्षिक अधिवेशन आज यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें विधायक तिजारा मुख्य अतिथि थे। प्रधान तिजारा की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष रहे। यहाँ पर तिजारा नगर पालिका के चेयरमैन जब्बूराम सैनिया मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा सदन को प्रस्तुत किया गया। साथ ही जो व्यक्ति 90 वर्ष के हुए उनका सम्मान किया गया और जो 75 वर्ष के हुए उनका भी सम्मान यहाँ पर किया गया। जिला अध्यक्ष ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। विधायक महोदय ने, प्रधान जी ने और चेयरमैन साहब ने हमारी जो मांगे थी उनको भी माना है और भविष्य में पूरा कराने का आश्वासन दिया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।